आज से हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स, या फिर आप इसको कई बार बोल सकते हो केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो चैप्टर का नाम कई बार केमिकल एनर्जी होता है या केमिकल एनर्जेटिक्स भी होता है या फिर थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अलग अलग नाम है। तो ये हम लोगों का न्यू टॉपिक है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिजिकल केमिस्ट्री का ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में इसका नाम आता है। और ये पहले टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये टॉपिक, और अगर आप मान लो मोल कॉन्सेप्ट से इसको कंपेयर करते हो तो मोल कॉन्सेप्ट में क्या था कि आपके पास लिमिटेड फार्मूलेस होते हैं, और वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग लिमिटेड फार्मूले, भाई 2-3 फार्मूले मोल के, उस पर ढेर सारे न्यूमेरिकल करते हैं। इस टॉपिक में क्या होगा कि फॉर्मूले ढेर सारे होंगे, और नॉर्मली आपको एक ही चीज, मतलब एक ही प्रॉब्लम आएगा इस टॉपिक में कि जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इसमें कौन सा प्रोसेस है या फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया इस टॉपिक में कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो फिर आपको टॉपिक बहुत ज़्यादा सिंपल लगेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूँगा कि इसके सारे फॉर्मूले टाइम पे रिवाइज करते रहो, और आपको सारे फॉर्मूले इसमें याद होने चाहिए। इसमें मतलब इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूले आएंगे, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या आएगा। तो हम लोग ये टॉपिक चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स है क्या ये? तो एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक्स के रिलेटेड आप लोगों को क्लास 9th में भी एक बार करवाया गया होगा। 9th में चैप्टर का नाम रहता है हीट पढ़ाया गया होगा। तो वो जो हीट था एक्चुअल में उसी का भाई थर्मोडायनेमिक्स। एक्चुअल में चैप्टर को कई बार लिखा जाता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। देखो है कि एक्चुअल में फिजिक्स में भी ये आपको सेम टॉपिक रहेगा। फिजिक्स में इसका नाम होगा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। केमिस्ट्री में इसका नाम होता है एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। तो हम लोग यहाँ पे देखो केमिस्ट्री का मेनली पर्पस है कि हम लोग रिएक्शन के पे एनर्जी को पढ़ते हैं, तो हम लोगों का ज़्यादा फोकस एनर्जी जो होगा वो रिएक्शंस पे होगा। तो इसलिए हम लोगों का चैप्टर का नाम होता है थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। फिजिक्स में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। कुछ चीज़ें दोनों में कॉमन है और कुछ चीज़ें दोनों में अलग है, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता क्या है? एक्चुअल में इस चैप्टर में हम लोग करते क्या क्या है, हम लोग इस चैप्टर में एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स को पढ़ते हैं, जैसे हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क। तो इस चैप्टर में हम लोग एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म को पढ़ेंगे, और ये पढ़ेंगे कि कैसे एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्जन होता है, उनका इंटर कन्वर्जन। तो इसमें नीचे लिखो स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी and their interconversion is known as thermodynamics। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी को स्टडी करना और उनके इंटर कन्वर्जन को स्टडी करना वो होता है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, एंड देयर इंटर कन्वर्जन इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो यही आपका क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो होता एक्चुअल में क्या है कि सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में देखो, आप हम लोग इसमें बहुत ढेर सारी एनर्जी पढ़ेंगे, वो तो ठीक है, और देयर इंटर कन्वर्जन इसमें लिखना चाहो लिख लो कि हाउ हाउ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज स्टडीड इन दिस चैप्टर। कैसे एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। अब देखो मैं आप लोगों को इसमें कुछ बातें बताना चाह रहा हूं, उसको ध्यान रखना। देखो ये जो चैप्टर जो है एक्चुअल में ये हम लोगों के डेली लाइफ के एक्सपीरियंस पे, मतलब आप जो फील करते हो, मैं जो फील करता हूँ, उस पर ये चैप्टर बना है। ये चैप्टर उन चैप्टर में नहीं है जैसे केमिकल बॉन्डिंग या फिर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो दिख नहीं रहे। जैसे मान लो कि अभी कोरोना वायरस के टाइम पे वायरस तो दिख नहीं रहा है, समझो, मतलब वायरस तक हमको नहीं दिख रहा, और इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस तो उससे भी छोटा होता है, तो समझ लो वो हमें कितना दिखता होगा। आप इसी से गेस कर लो। हमको वायरस देखने में इतनी, मतलब हमको नहीं, पूरी दुनिया को वायरस देखने में इतनी डिफिकल्टी हो गई, तो सोचो इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूक्लियस को देखना कितना चैलेंजिंग है। तो वो चीज़ें दिखती ही नहीं है, तो हम लोगों को वो चीज़ें फील नहीं होती। मतलब जैसे मान लो कोई एटम, जैसे मान लो हाइड्रोजन एटम, हमको दिखता तो है नहीं, वो बस ये एक्सपेरिमेंटल है, ये वो, तो हमको दिखता नहीं है, पर वो एक्सपेरिमेंटल हमको फील नहीं होता है। ठीक है, बॉन्डिंग में जैसे वाटर, मान लो वाटर का मॉलिक्यूल H2O, पर वाटर मॉलिक्यूल दिखता थोड़ी ना, वो तो वह है कि H और O में ओवरलैपिंग हुआ, ऐसे थ्योरी है आपका। अब देखो इस चैप्टर में होगा क्या,
ये चैप्टर एक्चुअल में इन सब एक्सपेरिमेंट पे बेस नहीं है। ये चैप्टर हम लोग डेली लाइफ में जो देखते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं एनर्जी के बारे में, उस पे बेस ये चैप्टर है। तो ये चैप्टर हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है उस पे बना हुआ चैप्टर है ये वो नहीं है। हम लोग इस चैप्टर में ध्यान रखना, जैसे मान लो बात करेंगे, मान लो जैसे बॉडी है, तो हम लोग ऐसे एक बड़ी बॉडी की बात करेंगे कि अच्छा इसमें काइनेटिक एनर्जी है, हीट है, वर्क है, इसकी बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन की बात नहीं करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे बल्क मतलब बड़ी, मतलब मैक्रो का मतलब MACRO, मैक्रो मतलब कि बड़ी बॉडी की बात करेंगे। अब छोटी बॉडी की बात नहीं करेंगे, उस बॉडी की बात करेंगे जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब ये जो चैप्टर है ये डेली लाइफ एक्सपीरियंस पे बना हुआ चैप्टर है। इसकी जो थ्योरीज होंगी वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर एप्लीकेबल नहीं है। मतलब अरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बहुत छोटे होते हैं, उनमें काफ़ी चीज़ें दिक्कत है, तो उन पर अप्लाई नहीं करना है। ये जो लॉ है ये बड़ी बॉडी पे अप्लाई होगा, जो हम लोग डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब डेली लाइफ पे बना हुआ चैप्टर है, और डेली लाइफ में जो बॉडी का यूज़ करते हैं उस पर इसके लॉ अप्लाई होंगे, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट लाइन से लिखो दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन डेली लाइफ एक्सपीरियंस। फिर आगे लिखो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मे और मे नॉट बी, हो भी सकता है नहीं भी सकता, कुछ पता नहीं एक्चुअल में, मे और मे नॉट बी एप्लीकेबल ऑन माइक्रोस्कोपिक बॉडी लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। फिर आगे लिखो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर एप्लीकेबल ओनली ऑन मैक्रोस्कोपिक बॉडीज दैट इज लार्ज बॉडी, ठीक है। तो इसके जो लॉ है वो बड़ी बॉडी पे अप्लाई होते हैं, छोटी बॉडी पे अप्लाई नहीं होता। मतलब ये जो लॉ है, इसके जो भी लॉ आगे आएंगे वो हम लोग डेली लाइफ में जो एक्सपीरियंस करते हैं उस पर बना हुआ चैप्टर। ये बात को ध्यान रखना, मतलब ये छोटे मोटे की बात नहीं करते, ये डेली लाइफ में जो यूज होने वाला है उसकी बात करता है वो। तो जो भी हम लोग यूज करते हैं उस पर आपका मतलब बना हुआ चैप्टर है, ठीक है। तो ये तो चलो चैप्टर का होगा इंट्रोडक्शन। अब चलो चैप्टर में आते हैं, इसमें हमें करना क्या क्या है। तो सबसे पहले लिखना है सिस्टम एंड सराउंडिंग, कि भाई सिस्टम क्या है और सराउंडिंग क्या है। तो ऐसे समझो, ये जो बॉक्स बना है ये यूनिवर्स है, और यूनिवर्स में हम लोग कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। तो जो पार्ट हमारे ऑब्जर्वेशन में होगा, जो हमारे अंडर होगा, वो कहलाएगा सिस्टम, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट होगा वो कहलाएगा सराउंडिंग, ठीक है। तो सिस्टम क्या होता है? पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। सराउंडिंग क्या होता है? मतलब अंडर ऑब्जर्वेशन जिसको हम देख रहे हैं ना भाई क्या हो रहा है, स्टडी कर रहे हैं उसकी। और सराउंडिंग क्या होता है? रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। तो पहले लिख लो भाई, लिख लो पहले क्या होता है। पहले हेडिंग लिखो सिस्टम, लिखो नीचे लिखो क्या होता है, लिखो पार्ट ऑफ यूनिवर्स। अरे यूनिवर्स का पार्ट, तो लिखो पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, जो हमारे ऑब्जर्वेशन में, इज नोन एज सिस्टम, ठीक है। अब चलो सराउंडिंग की बात करते हैं। तो नीचे लिखो सराउंडिंग क्या होता है, लिखो रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज सराउंडिंग। मतलब सिस्टम के अलावा जो भी पार्ट बचता है यूनिवर्स में वो कहलाता है सराउंडिंग, ठीक है। ये बातें देखो कहने में तो बहुत अच्छी है, पर एक्चुअल में ये आपको समझना नहीं, मतलब लिखवाया तो यही जाता है पर एक्चुअल में सोचना नहीं। अब आप ऐसे सोचो, जैसे मान लो आपका घर है, ठीक है, वो मान लो एक सिस्टम है, तो उसके लिए सराउंडिंग क्या होगा? अरे सराउंडिंग आपको सोसाइटी होगा, या आप ये बोलते हो कि मेरे सराउंडिंग में मुंबई है, पुणे है, ऐसा बोलते हो, नागपुर है, ऐसा तो है नहीं। अरे सराउंडिंग का मतलब कि आसपास की जगह होती है, ठीक है, एक्चुअल में। तो अगर आपका घर मान लो सिस्टम है तो सराउंडिंग क्या होगा? अरे आसपास की जगह। सराउंडिंग का मतलब क्या होता है? आसपास की जगह को सराउंडिंग बोलते हैं। तो बोला तो वैसे जाएगा कि सिस्टम के अलावा बाकी जो भी बच गया है इस पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में, तो वो आपके पास क्या है? सराउंडिंग। पर एक्चुअल में देखो समझना क्या, आपको अब समझना क्या है। देखो मान लो कि ये जो रूम है जहाँ पे मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या फिर मान लो कि एक लैब है मान लो आपके कॉलेज में,
तो वहाँ पे कोई ना कोई एपरेटस होगा मान लो, जहाँ पे आप रिएक्शंस को करोगे, ठीक है। तो वो जो एपरेटस जो होगा आपका वो कहलाएगा सिस्टम, जहाँ पे भी रिएक्शन चल रहा है, जहाँ पे प्रोसेस चल रहा है वो सिस्टम। बाकी लैब का बचा हुआ पार्ट वो सराउंडिंग कहलाएगा, बस। तो एक्चुअल में सिस्टम क्या होगा, जो हमारे ऑब्जर्वेशन में होगा, और बाकी लैब का जो बचा हुआ पार्ट होगा सराउंडिंग कहलाएगा। देखो होगा क्या, मान लो सपोज करो ये एक आयरन का रॉड है, इसका टेम्परेचर है 500 डिग्री, ठीक है। ये गर्मा गर्म रॉड है, मैंने इसको रूम पे रख दिया, ठीक है। ये हीट रिलीज करेगा, ठीक है, और रूम को क्या करेगा, गर्म करेगा। तो ये जो रॉड है ये अपने सराउंडिंग को क्या गर्म करेगा। तो अच्छा ये बताओ, क्या ये रॉड पूरी दुनिया को गर्म कर देगा? ऐसा तो है नहीं। तो जब आप इस ये रॉड जैसे मान लो इसका टेम्परेचर है 500 डिग्री, ये हमारा सिस्टम है, हमने इसको रख दिया, इसको स्टडी कर रहे इसको रख दिया। सिस्टम कुछ भी हो सकता है इसके, अरे एनर्जी का एक्सचेंज तो हो रहा है, तो हमने इसको रख दिया, ठीक है। रॉड ठंडा हो रहा है तो उसने सराउंडिंग को गर्म किया। अरे रॉड ठंडा होगा तो सराउंडिंग गर्म होगा। सराउंडिंग मतलब क्या गर्म होगा? अरे भाई ये रूम गर्म होगा ना। इसका ये मतलब तो है नहीं कि रॉड ठंडा होगा तो पूरा नासिक, पूरा मुंबई, पूरा दुनिया ही गर्म हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये आपको समझना है। सिस्टम का मतलब कि ये जो है, जो हमारा ऑब्जर्वेशन में सिस्टम, बाकी रूम का बचा हुआ पार्ट सराउंडिंग। तो आपको जब सराउंडिंग बोला जाएगा तो सराउंडिंग मतलब आपको रूम का बाकी बचा हुआ पार्ट इमेजिन करना है, ये नहीं कि पूरी दुनिया इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना है। तो सिस्टम क्या होता है? पार्ट ऑफ यूनिवर्स जो हमारे ऑब्जर्वेशन में होता है, और सराउंडिंग का मतलब होता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स। एक्चुअल में सिस्टम का मतलब है लैब या रूम जहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, मतलब एक्चुअल में यूनिवर्स का मतलब है वो रूम, एक्चुअल में यूनिवर्स का मतलब वो रूम जहाँ पे एक्सपेरिमेंट होता है। अब उस रूम में जहाँ पे वो जो अपरेटस रखा हुआ हमारा सिस्टम, बाकी रूम का बाकी बचा हुआ पार्ट वो सराउंडिंग है, ठीक है। तो सराउंडिंग का मतलब आपको समझना है कि रूम का बाकी बचा हुआ पार्ट। मैं इस चैप्टर में जो जो बातें समझा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझना, अदरवाइज इस चैप्टर में आप आगे चल के कंफ्यूज हो जाओगे या फिर आपको दिक्कतें हो सकती है। इसलिए हर बात को मेरे बहुत ध्यान से समझना। कोई दिक्कत आए तो लेक्चर को 2 बार 3 बार देखना, अदरवाइज आपको दिक्कतें हो सकती है, ठीक है। तो ये होगा सिस्टम ऑफ सराउंडिंग, पार्ट ऑफ यूनिवर्स एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ, ठीक है। ये हो गया। चलो अब बात यह आती है कि सिस्टम और सराउंडिंग सेपरेट कैसे होते हैं, ठीक है। तो सेपरेट करने के लिए आपके पास क्या होगा? बाउंड्री। अरे बाउंड्री होते ना, जैसे सेपरेट होता है। जैसे मान लो एक आपके पास पानी का गिलास, अरे मान लो गिलास है, मान लो ऐसे, और इसमें मान लेते पानी फिल गर्मा गर्म। तो ये जो ग्लास जिससे सेपरेट है, मान लो ये जो भी है, मान लो स्टील है, ग्लास है, जो भी है, मान लो कांच है, मान लो जो भी, तो ये सराउंडिंग को, मान लो ये सराउंडिंग है और सिस्टम को सेपरेट कर रहा है। तो जो सेपरेट करता है सिस्टम को सराउंडिंग से वो कहलाता है बाउंड्री। तो इसमें नीचे लिखो बाउंड्री सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। अरे कोई ना कोई बाउंड्री होगी, तो बाउंड्री क्या होता है? सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करता है। तो इसमें लिखो दिस बाउंड्री आर ऑफ 2 टाइप। ये बाउंड्री 2 टाइप की होती है। अरे अब बोलोगे सर बाउंड्री 2 टाइप की कैसे? 1 इज रियल एंड सेकेंड इज इमेजिनरी। सब कुछ लिखते रहो, इमेजिनरी। अब बोलोगे सर इमेजिनरी, अच्छा मान लो एक पानी का गिलास है, ठीक है। तो ये बाउंड्री तो दिख रही है, अच्छा ऊपर से तो ग्लास ओपन है, तभी आपने मान लेना कि ग्लास का बाउंड्री यहाँ तक है। अरे ये तो इमेजिन किया ना आपने। अरे मान लो पानी का गिलास है, मान लो ओपन ग्लास है, तो ऊपर से खुला रहता है ना ये, तो आप मानते हो ना कि भाई इसकी बाउंड्री यहाँ तक है, तो वो बाउंड्री आपने इमेजिन किया, इमेजिनरी। तो ये जो बाउंड्री आप इमेजिन करते हो वो इमेजिनरी, और जो बाउंड्री आपको दिखती वो रियल। अरे एक रियल है जो दिख रही है, और एक इमेजिनरी जो आपने इमेजिन किया, ठीक है। तो 2 टाइप की बाउंड्री होती है, रियल एंड इमेजिनरी, ठीक है। तो आपका अब देखो रियल बाउंड्री भी देखो 2 टाइप की हो सकती है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं बाउंड्री के बारे में। तो लिखो रियल बाउंड्री आर ऑफ 2 टाइप। तो देखो क्या होता है, 1 हम लोग लिखते हैं भाई रियल बाउंड्री आर ऑफ 2 टाइप। पहला क्या होता है? 1 इज रिजिड। रिजिड मतलब कि कोई उसको कुछ नहीं कर सकता, मतलब कि एक मान लो एक कंटेनर है और वो हर साइड से बंद है। अगर एक कंटेनर है वो हर साइड से बंद है तो वो कहलाएगा रिजिड बाउंड्री। होता ना, मतलब हर साइड से बंद है। मान लो कि जैसे मान लो आपके घर पे कुकर, अरे कुकर भाई प्रेशर कुकर, इसमें खाना पकाते हैं, वो भी सिस्टम है, वो हर साइड से मान लो बंद है, और ढक्कन लगा के बंद कर देते हैं ना, वो दैट इज रिजिड, मतलब जो कि फिक्स है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसी बाउंड्री में क्या होता है, मतलब ऐसे सिस्टम में क्या होता है, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है।
देखो आराम से समझो मैं क्या बता रहा हूँ। बाउंड्री सेपरेट करता है सिस्टम को सराउंडिंग से। ये बाउंड्री रियल भी हो सकता है, बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकता है। इमेजिनरी मतलब आपने एज्यूम किया। रियल बाउंड्री भी दो टाइप की हो सकती है, हो सकता है रिजिड, मतलब वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता। तो ऐसे रिजिड बाउंड्री में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इस बाउंड्री में क्या है, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, ठीक है, ये होता है। दूसरा क्या होता है आपका, फ्लेक्सिबल या फिर वेरिएबल बाउंड्री। अब बोलोगे सर फ्लेक्सिबल या वेरिएबल क्या होता है? अरे कभी ना कभी तो कैस्ट्रॉल का, अरे ये सर्वो का ऐड देखा होगा जो दिखाता ना बाइक में, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे पिस्टन मूविंग। अरे तो उसमें बाउंड्री क्या है, इसमें बाउंड्री चेंज होता रहता है। तो जैसे मान लो ये आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, थोड़ा ऊपर चला गया तो देखो बाउंड्री यहाँ पे अभी इसकी ये है, तो देखो यहाँ पे क्या है, अभी ये बाउंड्री है, थोड़ा ऊपर चला गया तो बाउंड्री चेंज हो गई, तो इसकी बाउंड्री चेंज हो रही। तो ये फ्लेक्सिबल है, वेरिएबल, ठीक है दोनों रियल, ये भी क्लोज ये भी क्लोज, पर इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें फ्लेक्सिबल या फिर वेरिएबल बाउंड्री होती है, ठीक है। इसके लिए वेरिएबल बाउंड्री के लिए एक चीज समझ लो। देखो अब आप ये बताओ, देखो बाहर एयर है, आराम से सोचो, बाहर एयर है तो मतलब बाहर का प्रेशर सपोज कर दे एयर है तो 1 atm। अरे ऐसे मैं 1 atm नहीं याद करना है, मैं कुछ बता रहा हूँ, बाहर का प्रेशर 1 atm, ठीक है। अच्छा बाउंड्री जो ये वेरिएबल है, ऊपर नीचे कुछ भी आ सकता है, पूरा फ्री, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो रुका हुआ है, सपोज करो रुका हुआ है, तो रुकेगा कब, रुकेगा तब जब बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर सेम हो। मतलब अगर ये रुका हुआ है तो बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर सेम होगा। तो ये जो फ्लेक्सिबल या फिर जहाँ पे वेरिएबल बाउंड्री होती है, जहाँ पे क्या होता है ध्यान रखना है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो इंटरनल प्रेशर के इक्वल होता है, ठीक है। अरे भाई आप खुद सोचो, अगर ये रुका हुआ है तो बाहर और अंदर का प्रेशर सेम होगा ना, तभी तो रुका हुआ है, अदरवाइज रुकेगा कैसे। तो यहाँ पे क्या होता है, बाहर का और अंदर का प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब इसमें देखो एक बात आपको और समझना है, ऐसे समझो, मान लो बाहर का प्रेशर 1 atm कांस्टेंट है, ठीक है। सपोज करो आपने अंदर कोई रिएक्शन करवाया, कुछ भी करवाया, मान लो अंदर एक्सप्लोजन करवाया, रिएक्शन करवाया और मोल बढ़ गए, मान लो गैस के मोल बढ़ गए, या मेरा कहने का मतलब ये कि मान लो अंदर का प्रेशर बढ़ गया, जैसे मान लो एक सिस्टम है, ठीक है, अंदर का आपका प्रेशर बढ़ गया। अब जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो ये एक्सपैंड होने लगेगा। आप खुद सोचो कि अगर अंदर ज्यादा प्रेशर है, मतलब ज्यादा प्रेशर होगा तो फिर क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल क्या होंगे, ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, और ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्सपैंड होगा। जब एक्सपैंड होगा तो आपको लास्ट चैप्टर में गैसेस स्टेट में पढ़ाया था कि जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम, तो जब ये एक्सपैंड होगा तो क्या होगा, प्रेशर कम होने लगेगा। अरे पहले प्रेशर ज्यादा तो एक्सपैंड हुआ, प्रेशर कम, और फिर कभी ना कभी रुकेगा, फिर से जब रुकेगा, फिर से बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर सेम रहेगा। तो ये याद रखना है कि वो जब भी रुकेगा, मतलब रुकेगा कभी ना कभी तो रुकेगा, ऐसा नहीं कि चलता रहेगा, जब भी रुकेगा तो बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। अब बाहर का प्रेशर अगर मान लो कांस्टेंट 1 atm, तो अंदर का प्रेशर भी बार बार वही आएगा 1 atm। समझो, मतलब मैं बताता हूं, समझो क्या है। बाहर का प्रेशर 1 atm, रुका हुआ है तो अंदर का प्रेशर भी 1 atm, ठीक है। आपने मान लो अंदर कोई रिएक्शन किया, गैस के मान लो मोल बढ़ गए, गैस का पीवी कोऑर्डिनेट्स मान लो मोल बढ़ गया तो प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया तो फिर से एक्सपैंड करेगा, ठीक है, फिर से रुकेगा, जब रुकेगा फिर से अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर सेम होगा। बाहर का प्रेशर कितना है, 1 atm, तो फिर से अंदर का प्रेशर क्या होगा, 1 atm। तो अब देखो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है ये कि ऐसे सिस्टम में जब भी रुकेगा तो बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर सेम होगा, या फिर आपको ये मान के चलना है कि ऐसे सिस्टम में जो आपका प्रेशर होगा, मतलब जब भी रुकेगा तो वो आपका प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट। अरे जब रुक जाएगा तो देखो बाहर का प्रेशर 1 atm है तो अंदर का प्रेशर बार बार क्या होगा, 1 atm। तो आपको देखो इन दोनों में इंपॉर्टेंट बात क्या है जो ध्यान रखना, वो ये कि ऐसे आपका सिस्टम में जहां पे रिजिड बाउंड्री होती है, यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और ऐसे सिस्टम में जहां पे फ्लेक्सिबल बाउंड्री होगी, जहां पे आपका बार बार प्रेशर कांस्टेंट होगा। ये घूमेगा पर उसके बाद भी, क्योंकि बाहर का प्रेशर 1 atm है तो बार बार अंदर का प्रेशर भी 1 atm आएगा, तो यहाँ पे बार बार अंदर का प्रेशर सेम आएगा। तो यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, इन दो बातों को ध्यान रखना है।
और मैं जब कोई बात बोलूं कि इस चैप्टर में इस बातों को ध्यान रखना है, मतलब इसका यूज पड़ेगा, ठीक है। रिजिड वाले में वॉल्यूम कांस्टेंट, वेरिएबल वाले में प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। अब चलो इसमें लिखते हैं सिस्टम कितने टाइप का होता है। अरे ये तो हमने लिख दिया रिजिड सिस्टम और आपका वेरिएबल, अब और भी लिखते हैं। तो नीचे लिखो टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। इसमें नीचे लिखो ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। कितने टाइप में डिवाइड किया? 3 टाइप में। समझते क्या क्या होता है? सबसे पहला ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब, अरे एक मान लो पानी का गिलास है, गर्मा गर्म पानी का गिलास, मतलब इस भाई पानी का गिलास गर्म कैसे? आपने इस गिलास में बहुत उबलता हुआ पानी डाल दिया, ठीक है, बॉइल्ड वाटर डाल दिया। अच्छा, सपोज आप आराम से देखो, इमेजिन करो, वैसे भी कोरोना वायरस के टाइम पे तो गर्म पानी पीना मतलब अच्छा रहता है। तो सपोज करो कि मुझे गर्म पानी पीना था, तो मैंने एक गिलास में मतलब पानी को गर्मा गर्म डाल दिया। मैंने देखा ज़्यादा गर्म होगा, मैंने रख दिया कि भाई बहुत गर्म हो गया, रख देते, ठंडा होगा तो पियेंगे। अब आप सोचो, मैंने उस गर्म पानी को रख दिया तो उसमें एनर्जी ज़्यादा थी, तो वो अपनी एनर्जी को क्या होगा, सराउंडिंग में रिलीज करेगा। तो या फिर ऐसा भी हो सकता था, या आप इसका रिवर्स भी सोचो, मान लो इस पानी के गिलास में मैंने बहुत क्या है कि ठंडा पानी, मान लो फ्रीज से एकदम कोल्ड वाटर निकाला, चिल्ड वाटर निकाला, रख दिया, तो वो थोड़ी देर बाद नॉर्मल भी हो जाता है। तो अब देखो, अगर ठंडा रखोगे तो नॉर्मल हो जाएगा, गर्म रखोगे तब भी नॉर्मल हो जाएगा। तो देखो होता क्या है कि जब मान लो कि अगर कोई चीज़ गर्म होता है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है, गर्म का मतलब उसके अंदर एनर्जी जाता है। अगर कोई चीज़ ठंडा होता है तो एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है। अगर ये ठंडा, मान लो ठंडा पानी है तो सराउंडिंग से हीट को एब्सॉर्ब कर लेगा, और मान लो गर्म पानी है तो हीट निकाल देगा। तो मतलब कि ऐसे सिस्टम में एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। अब ग्लास ओपन है, मान लो गर्मा गर्म पानी है तो स्टीम भी तोड़ेगा ना ये, तो इसका मास भी क्या है कि आपका बाहर जा सकता है। तो मतलब ओपन सिस्टम में क्या होता है कि मास का भी एक्सचेंज होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, और एनर्जी का भी एक्सचेंज होगा। तो इसमें नीचे लिखो इन ओपन सिस्टम बोथ मास एंड एनर्जी आर एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो। तो जब दोनों का एक्सचेंज होगा तो ये कहलाएगा ओपन सिस्टम, ठीक है। अरे गर्मा गर्म पानी रख दो, देखो आपका क्या होगा, हीट तो रिलीज करेगा, साथ में मास भी उसका कम होने लगता है। तो ये ओपन सिस्टम। सेकंड लिखते हैं क्लोज, ठीक है, क्लोज या क्लोज्ड सिस्टम। मैंने एक काम किया, अरे जो गिलास था उसको ढक दिया, एक प्लेट लेके ढक दिया। मैंने मान लो एक गिलास पानी मैंने उबाला, मैंने चाह रहा हूँ कि पानी का वॉल्यूम कम ना हो, तो मैंने उसको गिलास से ढक दिया। तो अब वाटर तो बाहर नहीं निकल पाएगा, पर भाई गर्म पानी तो ठंडा तो होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा गर्म रहेगा। तो यहाँ पे अब क्या होगा, मास का क्या होगा, नो एक्सचेंज। अब किसका एक्सचेंज होगा, सिर्फ एनर्जी का। आपने ढक दिया तो मास निकल ही नहीं सकता है। तो इसमें नीचे लिखो इफ ओनली एनर्जी इज एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एंड मास इज नॉट एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। तो मास का एक्सचेंज नहीं मतलब होगा, सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो एक्सचेंज मतलब ये है कि गर्म चीज ठंडा हो जाता है या ठंडा चीज गर्म हो जाता है, ठीक है। तो एक्सचेंज मतलब कहीं से भी जा सकता है, ये गर्म होगा तो हीट दे देगा, ठंडा होगा तो हीट ले लेगा, यही होगा। मान लो आपके पास सपोज करो कुछ भी, मान लो कि आपके पास कोई वेजिटेबल्स है, फ्रिज से निकालो बाहर, 1 घंटे बाद नॉर्मल हो जाता है, फ्रिज में तो ठंडा रहता है, क्यों? क्योंकि उसने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये तो भाई चलो होगा क्लोज सिस्टम। तो मैंने तो बोला था कि 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, तो तीसरा लिखते हैं, थर्ड आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम को कोई एक्सचेंज नहीं, किसी चीज से कोई मतलब नहीं। तो नो एक्सचेंज इन मास, नो एक्सचेंज इन एनर्जी।
तो देखो क्या होगा। तो आजकल आपको पता है कि कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, तो लोग बोलते हैं भाई गर्म पानी पियो अच्छा रहता है और स्टीम लो। तो चल मान लो गर्म पानी मान लो आपको पीना है, अब सपोज करो आप चाह रहे हो कि दिन में 4-5 बार गर्म पानी पीना, तो बार बार कौन जाके भाई गैस पे गर्म पानी मतलब उबालता है। तो आदमी क्या करता है, एक मान लेते हैं, मैंने सोचा कि अरे कौन बार बार बॉयल करे, एक थर्मस ले आते हैं। अरे थर्मोफ्लास्क इसको बोलते, थर्मोफ्लास्क, ठीक है। मैं एक थर्मोफ्लास्क ले आया और अरे वो होता है इसमें पानी गर्म का गर्म रहता है, फिर चाय गर्म का गर्म ऐसे आता है ना थर्मस, ये थर्मोफ्लास्क ले आया, ठीक है। और मैंने बोला कि गर्म पानी इसमें डाल देते हैं, ठीक है। इसको मैं 2-3 बार, ये दिन में 3-4 बार पीऊँगा आराम से, ठीक है। यही होता है कि जहाँ पे अब देखो वो मैंने गर्म पानी डाला, ठीक है, तो वो पानी 2 घंटे बाद भी गर्म है, मतलब कि वो जो हॉट वाटर तो उसका एनर्जी बाहर नहीं निकल पाया। यही तो हो रहा ना, ये मान लो गर्म पानी मैंने डाला, अगर वो अपनी एनर्जी रिलीज कर देगा तो ठंडा हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि भाई पानी गर्म रहे, इसको बार बार पीता रहो, अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए, वायरस का टाइम है अच्छा रहता है ये। तो फिर मैंने क्या सोचा कि गर्म पानी थर्मस में थर्मोफ्लास्क में भर दिया और इसको बार बार पीते रहे, ठीक है। पर अब देखो होगा क्या, मतलब भाई इसमें ना मास का एक्सचेंज होगा ना एनर्जी का एक्सचेंज। अगर मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज नहीं होगा तो होगा आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसमें नीचे लिखो, इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम neither mass nor energy is exchanged between system and surrounding, ठीक है। ना एनर्जी का एक्सचेंज होगा ना ही मास का एक्सचेंज होगा, ठीक है, नो एक्सचेंज। अच्छा चलो, अब कुछ ये तो चलो हो गई मतलब इमेजिनरी बातें। इमेजिनरी बात मतलब कि रियल में ऐसा होता है। अब आप ये सोचो, देखो आपने बोला कि एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा, आपने तो ये बोला एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा। तो अगर मैं एक थर्मस में या थर्मोफ्लास्क में अगर मैंने गर्मा गर्म पानी भरा तो एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो वो 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद या 1 साल बाद भी गर्म होना चाहिए। अरे मान लो एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता, तो एक थर्मस में मैंने थर्मोफ्लास्क में गर्म पानी भर दिया तो वो 2 साल बाद भी गर्म होना चाहिए। आप सोच रहे हो कि सर पागल हो गए, कैसी बातें करते हैं, ऐसा हो सकता है? आप सोचो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कि आइसोलेटेड सिस्टम आप नहीं बना सकते। तो वो आइसोलेटेड का मतलब है कि एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर आपने एक थर्मोफ्लास्क में अगर आपने गर्म पानी भरा तो वो 1 साल तक गर्म होना चाहिए। अगर मैं मान लो बोलूँ कि सपोज करो बोलूँ कि ये थर्मोफ्लास्क है और इसमें एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता, इसमें गर्म पानी भर दो 1 साल गर्म रहेगा, तो आप भी सोचोगे क्या पागल वाली बातें करो, ऐसा होता ही नहीं एक्चुअल में। अरे ज़्यादा कितना गर्म होगा, 24 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, उससे बात तो नॉर्मली हो जाता है। तो मतलब कि एक आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम क्रिएट कर पाना इम्पॉसिबल है। हाँ, अब इसमें होता क्या है, अगर एक नॉर्मल सिस्टम होगा तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, ये धीरे धीरे ठंडा होगा। तो मतलब यहाँ पे जो एनर्जी का जो एक्सचेंज था वो स्लो हो गया। जैसे एक स्टील की ग्लास में पानी लोगे तो वो 1 घंटे बाद ठंडा हो जाएगा, थर्मोफ्लास्क में वो 12 घंटे या 24 घंटे में ठंडा हो रहा है। मतलब उसने स्पीड ऑफ हीट एक्सचेंज मतलब धीरे स्लो कर दिया, बस जीरो तो कोई नहीं कर सकता। तो इसमें नीचे लिखो आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम कैन नॉट क्रिएट क्रिएट कर ही नहीं सकते, ठीक है। लिखो इन एक्चुअल isolated system decreases the speed of energy exchange, but we cannot create an ideal isolated system in which no energy exchange take place. We cannot create an ideal आइसोलेटेड सिस्टम इन विच नो एनर्जी एक्सचेंज टेक प्लेस। ऐसा क्रिएट कर ही नहीं सकते, जो मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि जहाँ एनर्जी का एक्सचेंज ना हो, ठीक है। मतलब होगा पर धीरे धीरे होगा। अच्छा, ये सब बातें मतलब अब आपको ध्यान रखना है कि आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम नहीं बनता। जैसे मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था, जैसे आइडियल गैस नहीं जनरली मिलती, जैसे आइडियल बच्चे नहीं मिलते, वैसे आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम भी नहीं मिलता है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम नहीं हो सकता। हो सकता है, एक हो सकता है। अब बोलोगे कौन सा? तो बचपन से आपको पढ़ाया गया है यूनिवर्स
ब्रह्मांड की बात करते हैं, चैप्टर चालू है इसमें ब्रह्मांड, यूनिवर्स। यूनिवर्स की एनर्जी कंजर्व होती है, सबको पता, बचपन से सुनाते ना, एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी कंजर्व है। अच्छा, अब बचपन से ये भी पढ़ाते मास इज कंजर्व, मास इज कंजर्व, तो मास भी कंजर्व है। तो अगर मान लो पूरा का पूरा यूनिवर्स एक सिस्टम है, पूरा का पूरा यूनिवर्स सिस्टम है, तो उसकी एनर्जी ना घट सकती है ना बढ़ सकती है, उसका ना मास घट सकता है ना बढ़ सकता है। तो पूरा यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम के जैसे काम करता है, जिसकी एनर्जी और मास में कभी चेंज नहीं आता है। समझ में आया? नीचे लिखो, तो लिखो, इफ कंप्लीट यूनिवर्स इज कंसिडर्ड एज सिस्टम, देन दैट सिस्टम बिहेव लाइक isolated system because energy and mass of universe are conserved। तो उसकी एनर्जी और मास कंजर्व है, तो यूनिवर्स की ना एनर्जी बढ़ती है ना घटती है, ना मास घटता है ना बढ़ता है। तो यूनिवर्स खुद कैसा काम करता है, कैसा काम करता है आपका, एक आइसोलेटेड सिस्टम के जैसे। ठीक है, ये बातों का ध्यान रखना है। आप बोलोगे सर ऐसा होता है वैसा, पहले से देखो मैंने बोल दिया है, ये चैप्टर हम लोग डेली लाइफ में जो देखते हैं उस पे बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, इसलिए कोई आलतू फालतू बात नहीं सर आइंस्टाइन ने बोला था E=mc², अरे सब ऐसे ही छोटी मोटी पहले से बोल दे बातें नहीं करनी है, बड़े लेवल पे पहुंचना है। बड़े लेवल पे आपको गर्म पानी का गिलास दिखता है, बड़े लेवल पे आपको दिखता है थर्मस में पानी भरा, वो बड़े लेवल की बातें करनी, जो आपको दिखता है, जो एक्सपीरियंस हो रहा है उसकी बातें करनी। ठीक है, जो दिख रहा है उसकी बातें करनी है, माइक्रोस्कोपिक बॉडी पे बातें करनी है। ये चैप्टर डेली लाइफ के एक्सपीरियंस से बना हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया चलो भाई सिस्टम के बारे में। अब और समझते हैं। एक्चुअली चैप्टर में हम लोग को कुछ पहले बेसिक टर्म समझने, तो सिस्टम समझ लिया, सराउंडिंग समझ लिया, ओपन क्लोज सब समझ लिया। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर में मेनली जो सिस्टम लेते हैं वो क्लोज सिस्टम। हम लोग चाहते हैं कि दोनों में मास का एक्सचेंज तो ना हो पर एनर्जी का एक्सचेंज हो। अरे हम लोगों को अच्छा थर्मोडायनेमिक्स है क्या, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड देयर इंटरकन्वर्जन। अगर आइसोलेटेड लोगे तो एनर्जी नहीं एक्सचेंज होगी, तो फिर कैसे चैप्टर कैसे बनेगा? तो चैप्टर में हम लोग अरे एनर्जी का एक्सचेंज करवाएंगे ना, तभी तो चैप्टर बनेगा। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग एनर्जी का एक्सचेंज करवाते हैं। ठीक है, ये दो चैप्टर में एनर्जी का एक्सचेंज करवाने वाले आपका, और यहाँ पे आपका क्या होगा कि मास का एक्सचेंज नहीं करवाते। नॉर्मली इस चैप्टर में हम लोग क्लोज सिस्टम लेते हैं। चलो ठीक है, अच्छा हो गया। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं या कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। तो इसमें एक पहले लिखते हैं आपके पास, एक इसमें लिखो स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, कि भाई ये स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या है। कुछ ऐसे टर्म हमको पहले समझने हैं। अच्छा, स्टेट फंक्शन क्या होता है, एक एग्जांपल समझते हैं। एक एग्जांपल समझो, जो पॉइंट ए है, जो पॉइंट बी है। ठीक है, एक सिंपल से एग्जांपल समझते हैं जो आप लोगों को पता होगा। अच्छा, ए और बी का डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट तो पता होगा कि ए और बी का ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, फिक्स है। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है कि भाई हमने ए को देखा, बी को देखा, बोल दिया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है ए और बी के बीच में, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस क्या होता है, अब बोलोगे सर डिस्टेंस तो डिपेंड करता है, सीधा सीधा गया तो डिस्टेंस अलग, मान लो ऐसा गया तो डिस्टेंस अलग, ऐसा घूम के गया तो डिस्टेंस अलग। तो ए और बी का डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है पर डिस्प्लेसमेंट फिक्स होता है। डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है ए और बी की पोजीशन पे। तो जो सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करेगा इनिशियल, अरे मान लो ए से चला बी पे जाना है, तो जो सिर्फ ए और बी की पोजीशन पे डिपेंड करता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो पोजीशन पे डिपेंड करेगा, वो कहलाएगा स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है, वैसे प्रॉपर्टीज जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। और पाथ फंक्शन, पाथ समझ में आ रहा है, स्टेट जाओगे डिस्टेंस अलग होगा, ऐसे जाओगे डिस्टेंस अलग होगा, ऐसे जाओगे डिस्टेंस अलग होगा। तो जो प्रॉपर्टी पाथ पे डिपेंड करता है तो वो कहलाता है आपके पास पाथ फंक्शन। ठीक है, 10 में नीचे लिखो,
लिखो प्रॉपर्टीज which depends only on initial and final state are known as state function। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखो प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन पाथ बाय विच इट इज टेकन फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट इज नोन एज पाथ फंक्शन। तो मतलब आपके पास क्या होता है कि अगर आप मतलब जिस पाथ को फॉलो करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो तो वो आपके पास कहलाता है पाथ फंक्शन, और जो स्टेट होता है वही आपके पास जो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करे स्टेट फंक्शन, जो पूरे पाथ पे डिपेंड करे वो पाथ फंक्शन। ठीक है, ये दोनों चीजें आपके पास होती है। तो अब चलो उसका एग्जाम्पल तो लिखना ही पड़ेगा। तो इवन कई बार एग्जाम में यही आ जाता है, 4 प्रॉपर्टी दे देगा, बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब आर पाथ फंक्शन। ठीक है, ये स्टेट फंक्शन। तो नीचे लिखो आपका स्टेट फंक्शन। ठीक है, अब फिर से लिखो स्टेट फंक्शन, सिर्फ स्टेट फंक्शन लिखो। देखो स्टेट फंक्शन को हम लोग लिखते हैं डेल्टा से। डेल्टा का मतलब फिजिक्स में बताया क्या होगा? डेल्टा मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे मान लो लिखा है डेल्टा एक्स, इसका मतलब क्या होगा? x2 माइनस x1। ठीक है, तो जो स्टेट फंक्शन होते हैं स्टेट फंक्शन, उसमें आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर सकते हो और स्टेट फंक्शन को आप डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है? स्मॉल चेंज के लिए ऐसा होता है, देखो अगर स्मॉल चेंज होगा तो उसको dx लिखेंगे, और अगर आपके पास लार्ज चेंज होगा तो उसको डेल्टा एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो दैट इज x2 माइनस x1। ठीक है, अब नीचे एग्जाम्पल्स लिखो। एग्जाम्पल्स तो कौन कौन से होते हैं? एक्चुअल में मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज स्टेट फंक्शन होते हैं। नीचे एग्जाम्पल में लिखो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी, हीट काटो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल अंदर की एनर्जी जो होती है, इंटरनल एनर्जी। अब लोग सर ये क्या होता है? आगे आएगा चैप्टर, भाई साहब आएगा। इंथैल्पी, हमको इस चैप्टर में अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़नी। इंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, गिब्स, हर्शल गिब्स, गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी। ठीक है, और क्या लिखोगे? बस यही होता है। ये हम लोगों को जो यूज पढ़ने वाला यही है। आपको टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। हीट नहीं, हीट को काट दो, हीट नहीं। ठीक है, तो ये सारे आपके पास स्टेट फंक्शन होते हैं जो कि स्टेट पे डिपेंड करते हैं, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल समझने के लिए इसमें लिख लो बेस्ट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो अब आगे आते हैं आगे आते हैं, लिखो पाथ फंक्शन। तो देखो पाथ फंक्शन में क्या होता है? अगर स्मॉल चेंज होता है तो उसको लिखना है dx। अच्छा, और अगर बड़ा चेंज होगा तो उसको लिखना है x, और इसमें लिखना है आपको इंटीग्रेशन dx। मान लो अगर a से b गया तो x a से, या फिर x1 कर लो, x1 से x2। ठीक है, इसमें इंटीग्रेशन का यूज करना है, यहां पे डेल्टा साइन का यूज नहीं करना। देखो डेल्टा का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, और डेल्टा साइन सिर्फ वहां यूज होता है जो आपके पास स्टेट फंक्शन होते हैं। पाथ फंक्शन के केस में, अरे आपको अगर मान लो ये मैं हटा देता हूं, ठीक है, लिमिट हटा दो, dx का इंटीग्रेशन x होता है, ये शायद आपको पता होगा। पर मान लो अगर ये x1 से x2 जा रहा है तो आपको लिमिट भी रखना होगा x1 टू x2। ठीक है, पाथ फंक्शन के केस में डेल्टा साइन का यूज नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना।
डेल्टा साइन नहीं यूज करना है, ये बात ध्यान रखना है। अगर आप डेल्टा साइन यूज करोगे तब आप समझ लो कि एक नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हो। नॉर्मल मतलब कि अब आपको अगर बड़ा टारगेट है, अच्छे एग्जाम, तो वहां पे ऐसे मिस्टेक्स नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। ये सब मतलब ये सब क्या है कि कई बार लोग लिख देते, बोलते अरे ऐसे ही, अरे ऐसे नहीं होता। ये चीज़ों को समझ में आना चाहिए कि स्टेट फंक्शन में डेल्टा, देखो डेल्टा का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल माइनस तब होता है जब आपके पास एक स्टेट फंक्शन होता है। पाथ फंक्शन के केस में डेल्टा साइन का यूज नहीं करना है, पाथ फंक्शन में डेल्टा साइन यूज नहीं होता। तो इसमें लिखना चाहो लिख लो, लिखो प्रॉपर्टीज which follows path function in that delta, मतलब ये जो लिखा था डेल्टा साइन इज नेवर यूज्ड, डेल्टा साइन का यूज नहीं करना है, ठीक है। बस अभी इतना ही लिख लो। तो अब आपको एक बात समझ में यहां से आ रहा होगा कि सर ने इंटीग्रेशन बना दिया। अब अगर इंटीग्रेशन बना दिया तो अब आप ये समझ लो कि इस चैप्टर में इंटीग्रेशन का यूज पढ़ने वाला है। तो इसका मतलब ये कि आप लोगों को फिजिक्स में कैलकुलस पढ़ाया होगा, उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। इस चैप्टर में यूज पड़ेगा, बहुत ज़्यादा यूज नहीं पड़ेगा, पर जितना फिजिक्स में करवाया गया उतना इनफ है, सफिशियंट है। रिवाइज कर लेना, इस चैप्टर में यूज पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलस रिवाइज कर लेना, स्पेशली इंटीग्रेशन। अब इसमें नीचे लिखो, आगे आएगा, आज नहीं पड़ेगा, आगे आएगा। तो इसमें नीचे लिखो एग्जाम्पल्स ऑफ पाथ फंक्शन, ठीक है। देखो दो मेन प्रॉपर्टीज है जो पाथ फंक्शन के अंदर है, ठीक है। उसमें से एक लिखो हीट, फिर आगे लिखो वर्क, ठीक है। डिस्टेंस भी लिख लो। इसमें हीट से मिलते जुलते कुछ और टर्म थे, जैसे था हीट कैपेसिटी। अब बोलोगे सर हीट कैपेसिटी क्या होता है, आगे आएगा भाई, आएगा, टेंशन न लो। हीट कैपेसिटी, इसमें फिर आगे होता है फिर मोलर हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी, फिर और होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी आपको क्लास 9th में रहा होगा, ठीक है। तो रिवीजन करने की जरूरत नहीं, मैं सब बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, वही हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मतलब मेनली देखो क्या, मेनली आपका है वर्क और हीट। हीट से कुछ टर्म आते हैं हीट कैपेसिटी, तो वो भी आपके होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे होते हैं पाथ फंक्शन, मेनली वर्क और हीट। मतलब वर्क और हीट ध्यान रखना पाथ फंक्शन है, बाकी जो बचा वो स्टेट फंक्शन है, ठीक है। अब आगे और बढ़ते हैं, तो आगे लिखो इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखो इंटेंसिव का मतलब है इंटरनल, अंदर की बात करता है। एक्सटेंसिव मतलब बाहर की बातें करता है। अरे कई बार आप ऐसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे जैसे मान लो जाओगे, वैसे अगर आप उस पर नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं ऐसे बता देता हूँ। पर मान लो काफ़ी लोग करते रहते हैं, तो ऐसे आता रहता है ना, जैसे कई बार कि जैसे कुछ लोग मतलब बाहर से, मतलब मान लो किसी की ब्यूटी डिफाइन करना, ब्यूटी होता है ना कि कुछ लोग बाहर से बोलते हैं, तो वो जो बाहर से डिसाइड हो रहा है एक्सटर्नल, जो बाहर से देखा वो एक्सटर्नल। और कुछ लोग कहते हैं लुक से नहीं होता, आदमी का दिल देखना चाहिए कि दिल कितना बड़ा है, तो वो इंटरनल। तो हम लोग जब अंदर की बात करेंगे तो इंटरनल, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो बाहर की बातें होंगी वो एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिव मतलब बाहर की बातें हो रही है, मतलब बाहर की दुनिया, मतलब एक्सटर्नल लुक। इंटेंसिव मतलब अंदर की बातें, ठीक है। तो अब ये तो समझ में आ गया, इंटेंसिव मतलब अंदर, एक्सटेंसिव मतलब बाहर, ठीक है। पर आप बोलोगे सर या केमिस्ट्री में क्या काम है ये बताओ। तो केमिस्ट्री में काम ये है कि जो प्रॉपर्टी अमाउंट पर डिपेंड करेगा, साइज पर डिपेंड करेगा, वो होता है एक्सटेंसिव। और जो प्रॉपर्टी साइज पर डिपेंड नहीं करेगा वो होगा इंटेंसिव। तो पहले हेडिंग लिखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो हेडिंग लिखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और नीचे लिखो प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टेकन इज नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो इसमें लिखो प्रॉपर्टीज विच डज नॉट डिपेंड अपॉन
amount of substance taken is known as intensive property. जो अमाउंट पर डिपेंड करे एक्सटेंसिव, जो नहीं डिपेंड करे वो इंटेंसिव, एक्सटेंसिव इंटेंसिव, ठीक है। इसके एग्जाम्पल समझते हैं। मैं आपको बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझाने जा रहा हूं, इसको समझो। मान लेते हैं कि ये एक रूम है, इनको समझने के लिए प्रॉपर्टी, एक रूम है सपोज करते हैं। इस रूम का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, मान लो एसी चालू है तो मान लो 20 डिग्री, चलो 20 डिग्री इस रूम का टेम्परेचर है, ठीक है। मैंने एक काम किया, ऐसा करता हूँ, मैं इस रूम में एक दीवार वॉल बीचों बीच मैंने एक वॉल खड़ा करके इस रूम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। मैंने अरे रूम का टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री है और मैंने क्या किया कि इस रूम को बीचों बीच से वॉल खड़ा किया और रूम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अच्छा, डिवाइड करने के बाद टेम्परेचर दोनों साइड का क्या होगा, क्या आधा हो जाएगा? आराम से सोचो, मतलब कॉमन सेंस से लगाओ। आप देखो, पहली बात तो इस चैप्टर में साइंस या फिर कुछ वैसा नहीं भाई, चैप्टर किस पे बना है? डेली लाइफ एक्सपीरियंस पे। आराम से सोचो, कॉमन सेंस लगाओ कि अगर रूम में बीच, आप खुद सोचो जिस रूम में आप बैठ के मेरा ये लेक्चर सुन रहे हो, मतलब मेरा भाषण जहाँ पे बैठ के सुन रहे हो, तो वहाँ पे आराम से इमेजिन करो कि अगर आपने उस रूम में दीवार, मतलब बीच में एक दीवार खड़ी कर दी तो दोनों साइड का टेम्परेचर क्या होगा? क्या आधा होगा कि सेम होगा? मेरा कॉमन सेंस तो कहता है कि भाई अगर वॉल खड़ा कर दो उसके बाद भी, अगर रूम का टेम्परेचर 200 है तो वॉल खड़ा करने के बाद भी इधर भी 200 इधर भी 200, मतलब कि जो टेम्परेचर होगा रूम का वो अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रहा। मैंने वॉल्यूम को आधा कर दिया, 1/4 कर दिया, चेंज नहीं हुआ। मतलब इंटेंसिव मतलब ये है कि अगर आप मतलब डिवाइड कर दो, अमाउंट को आधा कर दो, 1/4 कर दो और वो प्रॉपर्टी में चेंज नहीं हो रहा तो वो इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है तो आधा करने के बाद भी प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आएगा, ये इंटेंसिव का मतलब है। मैंने वॉल्व खड़ा किया, दोनों साइड टेम्परेचर सेम रहा। अरे पहले भी 200, खड़ा करने के बाद भी 200, मतलब कि वो मतलब आपका कैसा होगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा, प्रेशर की बात करते हैं। अगर मान लो रूम का प्रेशर 1 atm तो वॉल खड़ा करने के बाद क्या आधा atm होगा? नहीं, रूम खड़ा करने के बाद आपको पता ही होगा कि प्रेशर सेम रहेगा, ठीक है। तो प्रेशर भी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा, फिर आप सोचो अगर मान लो मैंने डिवाइड किया तो अच्छा वॉल्यूम रूम का, अगर मैंने बीच से वॉल खड़ा कर दिया तो क्या होगा? रूम में आपका वॉल्यूम आधा आधा हो जाएगा ना। अरे भाई वॉल खड़ा किया, आधा इधर तो वॉल्यूम आधा हो गया। अच्छा, गैस का मास, आधा मास इधर आधा मास उधर, ठीक है। गैस के मोल आधा इधर आधा इधर, तो ये सबका एक्सटेंसिव। मोल आधे आधे हो गए, मास आधे आधे हो गए, पर टेम्परेचर नहीं हुआ, प्रेशर नहीं हुआ। तो जो प्रॉपर्टी डिवाइड करने पे डिवाइड नहीं होता वो होता है इंटेंसिव, और जो हो जाएगा वो एक्सटेंसिव। तो और इसके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्स में इवन पूछा भी गया है, और स्पेशली IIT JEE एडवांस में। देखो एडवांस का मतलब हमेशा बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। IIT JEE एडवांस में जो होता है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 और मोर करेक्ट, उसके लिए तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आपको बोल देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, 4 एग्जाम्पल दे देंगे। तो उसमें ऐसे एग्जाम्पल दे जाएंगे जो आपको सोचना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आपको बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स लिखवा रहा हूँ, उन्हीं में से नॉर्मली आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। तो ये जो है आपका एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, मतलब सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें नीचे लिखो एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेंसिव, पहले लिख लो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव तो वही इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता। तो इसमें नीचे पहले लिखो टेम्परेचर, ऐसे लिखते रहो टेम्परेचर कॉमा प्रेशर, ठीक है। और क्या हो सकता है? डेंसिटी, इसकी डेंसिटी जो होगी आधा कर दो, डेंसिटी नहीं चेंज होगा, लिखो डेंसिटी। फिर आगे लिखो ऑल कंसंट्रेशन टर्म, जितने भी मोल कॉन्सेंट में आपको कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा है सारे के सारे लिखो। ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स, ब्रैकेट में लिखो मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज, ppm, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, सारे के सारे कैसे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा, और क्या हो सकता है? अब बंद करो, आगे लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है फिजिक्स में 9 में करवाया गया होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सारे के सारे क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक और लिखो, एक इसमें लिखो EMF ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल, ये ब्रैकेट में लिख लो पोटेंशियल ऑफ सेल, सेल पोटेंशियल, सेल का वोल्टेज। सेल का वोल्टेज वैसे 9th में आपको वो रहा होगा, बाकी वैसे आगे आएगा, ठीक है। तो सेल के बारे में आगे, तो EMF ऑफ सेल,
तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखो मैं आपको कुछ बातें बताना जा रहा हूं, इसको समझो। इसे में नीचे लिखो मोलर। अगर किसी प्रॉपर्टी के आगे मोलर लिखा है, मोलर, तो मोलर का मतलब होता है वो प्रॉपर्टी 1 मोल के लिए डिफाइंड है। तो इसमें नीचे लिखो मोलर। तो इसमें नीचे लिखो इट मीन्स दैट, अरे एग्जाम्पल लिख लो, उसमें थोड़ा एक स्पेस दो, फिर नीचे लिखो मोलर। तो लिखो इट मीन्स दैट प्रॉपर्टी इज डिफाइंड फॉर 1 मोल। अगर कोई प्रॉपर्टी 1 मोल के लिए डिफाइंड हो तो उसके आगे लिखते हैं मोलर। जैसे लिखवाया था मोलर हीट कैपेसिटी ऊपर, तो मोलर मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी इज डिफाइंड फॉर 1 मोल। फिर उसके नीचे लिखो स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक में लिखो क्या होता है, तो लिखो प्रॉपर्टी इज डिफाइंड फॉर 1 ग्राम। प्रॉपर्टी इज डिफाइंड फॉर 1 ग्राम। अगर कोई प्रॉपर्टी 1 ग्राम के लिए डिफाइंड होता है तो वो कहलाता है स्पेसिफिक, ठीक है। प्रॉपर्टी इज डिफाइंड फॉर 1 ग्राम। अगर कोई प्रॉपर्टी 1 ग्राम के लिए डिफाइंड होगा तो स्पेसिफिक, उसके आगे लिखना है, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और अगर कोई प्रॉपर्टी 1 मोल के लिए डिफाइंड होगा तो उसके आगे मोलर लिखना है। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। अब इसमें देखो समझो, अगर किसी भी प्रॉपर्टी के आगे मोलर या स्पेसिफिक वर्ड आ गया, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी अगर 1 मोल या फिर 1 ग्राम के लिए डिफाइंड है, तो वो ऑलवेज इंटेंसिव होगा, ऑलवेज इंटेंसिव। जैसे हीट एक्सटेंसिव है, जैसे वो तो आपका डिपेंड करेगा, पर अगर मोलर हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो वो इंटेंसिव है। बाकी होता क्या है, हीट कैपेसिटी आपको आगे आएगा, ठीक है। तो ऊपर के एग्जांपल में एक और लिख लो, ऊपर के एग्जांपल में लिख लो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। अरे बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता। आपको कभी बोला है क्या कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है जब इतना अमाउंट लोगे? एक बूंद पानी लो या 10 लीटर लो या फिर 100 लीटर लो, बॉयल वो 100 डिग्री पे करता है। तो हाँ, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, और आगे लिख लो वेपर प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर भी वैसे भी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। अब नीचे, अरे ऊपर जो एग्जांपल्स लिख रहे थे उसमें तीनों बढ़ा लो, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर, ठीक है। अब इसमें नीचे आओ फटाफट। ऊपर और लिखना चाहो तो ऊपर एग्जांपल में और वो भी लिख लो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अरे रेजिस्टेंस का वो पढ़ा होगा ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ऊपर लिखना चाहो लिख लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और लिख लो स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अरे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और ब्रैकेट में लिख लो कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो वैसे आगे आएगा वो, तो बस लिख लो, एग्जाम्पल्स लिख लो, ठीक है, क्योंकि बार बार एग्जाम्पल थोड़े ना लिखते रहेंगे। अब ये दोनों लिख लिया, मोलर लिख लिया, स्पेसिफिक लिख लो, नीचे लिखो, इसमें नीचे लिखो इफ एनी प्रॉपर्टी इज डिफाइंड फॉर 1 मोल और 1 ग्राम देन दैट प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी 1 मोल या 1 ग्राम के लिए डिफाइंड होगा देन दैट प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसमें और नीचे एग्जांपल लिखो, तो इसमें नीचे लिखो मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फिर और कुछ भी लिखो मोलर इंटरनल एनर्जी, ठीक है, मोलर एंथैल्पी, मोलर गिब्स एनर्जी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, और फिर ईटीसी। कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी, इवन मोलर एंट्रोपी, कोई भी प्रॉपर्टी अगर 1 मोल के लिए डिफाइंड है या 1 ग्राम के लिए डिफाइंड है तो वो ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें अमाउंट तो फिक्स कर दिया तो वो चीज बदल ही नहीं सकती। पहले से अमाउंट फिक्स कर दिया तो बदल ही नहीं सकती, ठीक है। अब नीचे लिखो ये तो हो गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब नीचे लिखो एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? जो अमाउंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो, तो भाई जो अमाउंट पर डिपेंड करता है, नीचे लिखो मास, वॉल्यूम, मोल, हीट, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी, रेजिस्टेंस भी वही होता है, अरे वायर क्लेंथ पे डिपेंड करता है, कंडक्टेंस। तो ये सारे के सारे मतलब कोई भी प्रॉपर्टी जो अमाउंट पर डिपेंड करे, ठीक है। हीट कैपेसिटी भी होता है, मोलर और स्पेसिफिक नहीं, हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो कोई भी प्रॉपर्टी जो अमाउंट पर डिपेंड करे, ठीक है, वो आपका होगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और कोई भी प्रॉपर्टी जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा वो होगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये आपका होगा एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज।